हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे संवेग। संवेग के बहुत सारे कंटेंट हम क्लियर कर चुके हैं और संवेगों में हमने पाया कि विशेषताएं बहुत होती हैं। ठीक है, इस हमारी धरती पे जितने भी प्राणी होते हैं सभी जीवित प्राणियों में संवेग अवश्य पाया जाता है। तो आज हम इस संवेग की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं संवेग की विशेषताएं। संवेग की विशेषताएं, जैसा कि आपको बताया कि दुनिया के प्रत्येक प्राणी में, जो भी प्राणी जीवित है उसमें संवेग पाया जाता है। तो जब सबके अंदर संवेग पाया जाता है तो उसके कुछ ना कुछ विशेषताएं अवश्य होती हैं जो सभी प्राणियों में वो इस संवेग को बनाए रखती हैं। जीवन हमारा सुचारू रूप से चलता है। तो पहला संवेग की विशेषता क्या है, देखते हैं। ये पहली विशेषता इसकी है कि संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। क्या है? संवेगों में व्यापकता पाई जाती है। जैसे व्यापकता का मतलब क्या हो सकता है कि पशु, पक्षी, बालक, युवा, वृद्ध। वृद्ध सभी में संवेग पाए जाते हैं। सभी में संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है कि दुनिया के प्रत्येक कोने में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर संवेग पाया जाता है। ये इसकी व्यापकता है कि सभी में ये संवेग पाए जाते हैं, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी में ये संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरी विशेषता। मनुष्य की सभी दशाओं और अवस्थाओं में संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य की कोई भी दशा हो, हर दशा में, चाहे वो सुखी है, दुखी है, हंस रहा है, रो रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, ऑफिस जा रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, सभी दशा में, किसी भी दशा में वो हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, पैदा हुआ हो, मृत्यु की कगार पर हो, सभी व्यक्तियों में, सभी दशा में, किसी भी दशा में वो हो, हर दशा में उसके अंदर संवेग पाया ही पाया जाता है। कोई भी दशा ऐसी नहीं होती है जिसमें संवेग व्यक्ति के अंदर ना हो। ठीक है, तीसरी विशेषता देखते हैं। संवेग की अनुभूतियों के साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति या मूलभूत आवश्यकता अवश्य जुड़ी होती है। ठीक है, अवश्य जुड़ी होती है। ठीक है, समय की जो अनुभूत होती है उसके साथ
संवेग जैसे पहले भी आपको बताया जा चुका है कि मूल संवेगों के साथ संबंध मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, ठीक है? तो इसीलिए इसकी ये विशेषता है कि मूल अनुभूतियों के साथ जैसे संवेगों की जब हमें अनुभूत होती है, उसके साथ कोई मूल प्रवृत्ति या कोई मूलभूत आवश्यकता अवश्य जुड़ी होती है, ठीक है? बिना आवश्यकता मतलब जब आपके अंदर संवेग जागता है तो उस पे आपको कोई न कोई क्रिया करते ही करते हैं, ठीक है? चाहे वो आपकी आवश्यकता हो उस समय की या आपकी वो मूल प्रवृत्ति ही हो, दोनों ही कंडीशन में आप कोई न कोई क्रिया अवश्य करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है संवेगों को जागृत जागृत करने के लिए भावनाओं का होना अति आवश्यक है। ठीक है, ये इसकी विशेषता है कि संवेग हमारे अंदर जो संवेग होते हैं, संवेग सभी के अंदर होते हैं, उनको सही समय पर जागृत करने के लिए किसका भावनाओं का मन में भाव अवश्य होना चाहिए। ठीक है, तो भावनाओं का होना अति आवश्यक है संवेगों को जागृत करने के लिए। ठीक है, जब जागृत हो जाते हैं तो संवेगों के की अनुभूति व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन को जन्म देता है। ठीक है, जब व्यक्ति को संवेगों की अनुभूति होती है, संवेगों की अनुभूति होने पर व्यक्ति के शरीर में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि परिवर्तन ये चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो, दोनों तरह से ये परिवर्तन होने लगते हैं। जैसे शारीरिक रूप से परिवर्तन आँख, नाक, मुँह, भौं आदि की दशा में परिवर्तन, कभी-कभी हाथ-पैर में भी की दिशा में परिवर्तन, बॉडी मूवमेंट दूसरी तरह हो जाता है। अब मानसिक परिवर्तन में कभी नाड़ी की गति बढ़ जाती है, हृदय चाप बढ़ जाता है और आपका रक्तचाप में परिवर्तन आ जाता है, हृदय की गति में परिवर्तन आ जाता है। इस तरह शारीरिक या मानसिक रूप से आंतरिक या बाह्य परिवर्तन होते ही हैं। मानसिक परिवर्तन जब होते हैं तो आंतरिक जो स्थितियाँ हैं वो थोड़ी बदलने लगती हैं और शारीरिक परिवर्तन दिखाई देने पड़ जाते हैं, ठीक है? या दिखाई देने लग जाते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको रब करती हूँ और विशेषताएँ लिखते हैं। ये हमारी 5 विशेषताएँ हो गई हैं। चलिए छठी विशेषता देखते हैं। क्या? संवेगों में
अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता पाई जाती है। ठीक है, संवेग जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं। अ, कई बार होता है कि हमारे अंदर क्रोध का भाव आया, ठीक? तुरंत ही कोई दूसरा व्यक्ति आ गया जिससे हम क्रोधित नहीं है, जिसको देखकर हमारे हृदय में अति प्रसन्नता होती है। तो उस व्यक्ति को हमने देख लिया तो हमारे जो क्रोध के संवेग हैं, वो उस जगह स्थिर नहीं रहते हैं। हमारे अंदर जो प्रसन्नता का भाव होता है, आमोद की स्थिति हमारे अंदर जाग जाती है, या खुशी के संवेग हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ हमारा क्रोध का जो संवेग होता है वो चला जाता है और खुशी का संवेग हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है? ठीक इसी प्रकार जैसे अंधेरा है और हमको हमारे अंदर भय का संवेग जागृत हुआ और लाइट जल जाने पर उसी तरह वो भय का संवेग तुरंत हमारा चला जाता है, ठीक है? तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो संवेग होते हैं उनमें अस्थिरता पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर अब डर का संवेग आ गया तो वो परमानेंट आपके अंदर रहेगा। आपके अंदर क्रोध आ गया या खुशी आ गई तो ऐसा नहीं है आप हँसते ही हँसते जाएँगे, ठीक है? इनमें अस्थिरता पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। संवेग मनोशारीरिक होते हैं, ठीक है? होते हैं। मनोशारीरिक से आशय क्या है कि ये हमारे मन और शरीर दोनों पे असर डालते हैं, या दोनों तरह से इनका प्रकटीकरण होता है, या दोनों तरह से इनको हम कंट्रोल में करते हैं। तो किसी भी स्थिति में देखा जाए तो ये संवेग जो होते हैं वो मनोशारीरिक होते हैं, ठीक है? ये हमारे मन और शरीर दोनों से जुड़े हुए होते हैं। हम्म। संवेगों की उत्पत्ति, प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है, ठीक है? ये नेक्स्ट विशेषता क्या है कि प्रत्यक्ष संवेगों की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होती है। मतलब जब हम कोई चीज़ देखते हैं, उसके बाद ही हमारे अंदर संवेग जागते हैं, ठीक है? तो संवेग की उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्यक्षीकरण यानी कि जब हम किसी चीज़ का परसेप्शन करते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, देखने के बाद ही जैसे हमने रीछ देखा, तभी हमें डर लगा। हमने साँप देखा, तभी हमें डर लगा। हमें खुशी की अनुभूति कब हुई? जब हमारे परिचित का, हमारे हमको दिल से चाहने वाला कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, या हमारे हृदय को प्रसन्नता कर देने वाली कोई घटना हमारे सामने घटी। हमारे अंदर आश्चर्य का भाव, संवेग कब जागा? जब हमने कोई वंडरफुल थिंग्स देखी, ठीक है? तो इसी तरह किसी चीज़ का प्रत्यक्षीकरण करने के बाद ही हमारे अंदर संवेगों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है संवेगों पर परिस्थिति और ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है?
संवेग जो होते हैं उन पर परिस्थिति और ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति का प्रभाव किस तरह कि जिस तरह की परिस्थिति होगी उसी तरह हमारे अंदर संवेग जागेंगे। कोई हँसी-खुशी का माहौल है तो हमारे अंदर हास्य या आमोद का संवेग जागेगा। कोई दुःख का माहौल है या कोई दुर्घटना हो गई है तो वहाँ हमारे दुःख के संवेग जागेंगे। तो इस तरह से परिस्थितियों का प्रभाव, ग्रंथियों का। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं केंद्रीय स्नायु संस्थान से संबंधित, आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो सारी ग्रंथियाँ उस तरह से हमारे अंदर हार्मोन्स निकलने लगते हैं, जिस तरह का के भाव, जिस तरह के संवेग हमारे अंदर जागते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि संवेगों का परिस्थिति और ग्रंथियों संवेगों पर परिस्थिति और ग्रंथियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है? नेक्स्ट विशेषता देखते हैं। संवेगों का प्रकाशन हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ढंग से करता है। ठीक है? संवेग तो सबके अंदर आते हैं। ऐसा है नहीं, जीवित बताया गया कि जीवन में मतलब दुनिया में सभी प्राणियों के अंदर संवेग पाए जाते हैं। पर संवेगों का प्रकाशन जो होता है, कैसे वो किस संवेग को निकालता है, कैसे उसका प्रस्तुतिकरण करता है, कंट्रोल कर ले जाता है, कब प्रकट कर लेता है, कब संवेग प्रकट करने, कब नहीं करने, उसकी सांवेगिक बुद्धि के आधार पर ही डिपेंड करता है। ठीक है? तो हर व्यक्ति की सांवेगिक बुद्धि अलग होती है। तो इसी तरह से इसीलिए कहा गया है संवेगों का जो प्रकाशन होता है वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत ढंग से करता है। कोई इसके एक नियम या निश्चित सिद्धांत नहीं होते कि इसी तरह से वो अपने व्यक्ति संवेग प्रकट करेगा। निश्चित कोई मात्रा नहीं होती कि इतनी मात्रा में व्यक्ति संवेग प्रकट करेगा। सबका प्रकटीकरण अपना-अपना अलग-अलग होता है, ठीक है? अपने व्यक्तिगत तरीके से वो अपने संवेगों का प्रकटीकरण करता है हर व्यक्ति, ठीक? नेक्स्ट है संवेगों का परिणाम कोई क्रिया अवश्य होती है। होती है, ठीक है? देखिए, संवेग सबके अंदर उत्पन्न होते हैं। संवेग के परिणाम स्वरूप कोई ना कोई क्रिया व्यक्ति अवश्य करता है। जैसे खुशी के संवेग आए तो व्यक्ति मुस्कुरा देगा, हँस देगा। दुःख के संवेग आए तो व्यक्ति सीरियस हो जाएगा। कई बार उसकी आँखों से आँसू निकल आएँगे। आप आश्चर्य का भाव है तो भौहें चढ़ जाएँगी, व्यक्ति की आँखें फैल जाएँगी और अगर व्यक्ति का क्या है घृणा का भाव है तो नाक सिकुड़ जाएगी, मुँह बन जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं कि संवेगों का जो से जुड़े जो होते हैं, संवेगों का परिणाम कोई ना कोई क्रिया अवश्य होती है। व्यक्ति इसके परिणाम स्वरूप जब व्यक्ति के अंदर संवेग जागते हैं, तो व्यक्ति कोई ना कोई क्रिया अवश्य ही करता है। प्रशिक्षण, ज्ञान व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की संवेगों का स्थानांतरण
होता है। ठीक है। व्यक्ति चाहे तो उसके संवेगों का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे? प्रशिक्षण से, ज्ञान से और अनुभव से। और व्यक्ति करता भी रहता है, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति के अनुभव में वृद्धि होती जाती है, तो उसको ये पता हो जाता है कि कौन सा संवेग किस जगह प्रकट करना है, किस जगह अपने संवेगों पर नियंत्रण करना है, कब कौन से संवेग किस दशा में किस मात्रा में प्रकट किए जाएं। या अनुभव और प्रशिक्षण और व्यक्ति की आयु के बढ़ने के साथ साथ या ज्ञान उसका बढ़ने के साथ साथ उसमें ये आता रहता है। उसका ज्ञान ये बताता रहता है कि संबंधों को कब प्रकट करना है, कब उनको रोक लेना है, कब उनको दबाना है, कब उनको दिखाना है। ठीक है। तो कब उनका स्थानांतरण कर लेना, किस जगह मीन्स दिखाना है। ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि प्रशिक्षण, ज्ञान, अनुभव और परिणाम के परिणाम स्वरूप क्या होता है, संवेगों का स्थानांतरण होता जाता है। तो ये हो गए हमारे संवेगों की विशेषताएं। ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। फिर हम संवेगों के प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक। इसको रब कर रही हूँ। नोट डाउन जरूर करिए। नहीं नोट कर पाए हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। संवेगों का प्रशिक्षण। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि संवेगों पे प्रशिक्षण कैसे दिया जा सकता है। संवेगों का प्रशिक्षण से मतलब होता है कि संवेगों के बारे में इतना आपको अवेयर कर दिया जाए कि कब किस जगह में कितनी मात्रा में किस दशा में आपको अपने संवेग प्रकट करने हैं और किस माध्यम से आप अपने संवेगों को रोके। संवेगों को दबाना तो उचित बात नहीं है, पर संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है, संवेगों को रोका जा सकता है। उचित समय तक कहीं ऐसा ना हो कि आपके संवेग ओवरफ्लो हो जाए और जिस जगह पे थोड़े संवेग आपको प्रकट करने हैं आप अति उसकी कर दें। अति हर चीज की बुरी होती है और कई जगह पे आपको अपने संवेग प्रकट करने हैं और वहां अपने संवेग आप दिखा ही ना पाए। कहीं कोई प्रसन्नता की घटना है और आप वहां मुस्कुरा ही नहीं रहे, अपने संवेग ही नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति समझेगा कि आपको उसके प्रसन्नता से प्रसन्न नहीं हुए आप। तो इस तरह से आप व्यवहार बदल सकते हैं, लोगों से दुश्मनी बढ़ सकती है। या किसी के यहाँ दुख का माहौल है और आप अपने घर से प्रसन्नता का माहौल, प्रसन्नता का संवेग लेके जा रहे हैं, आप अपने संवेग को रोक ही नहीं पा रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन के घर कोई दुर्घटना हुई है, तो आपको अपने प्रसन्नता वाले संवेगों को रोकना है और दुख का संवेग प्रकट करना है। तो ये कुछ प्रशिक्षण है जिनके माध्यम से हम संवेगों का प्रकटीकरण या संवेगों की जो हमारी मैनेज करने की क्षमता है उनको हम जान सकते हैं। ठीक है। तो संवेगों का प्रशिक्षीकरण इस तरह से हम कह सकते हैं। संवेगों का प्रशिक्षण से मतलब है उचित समय में उचित संवेगों के जागृत करने और अनुचित संवेगों के पर नियंत्रण करना। ठीक है। ठीक है। संवेगों का प्रशिक्षण से क्या अर्थ है? संवेगों का प्रशिक्षण का अर्थ है उचित समय में उचित संवेग जागृत करना और अनुचित संवेगों पर नियंत्रण करना। कि मतलब जिस समय की आवश्यकता है उस हिसाब से आपके संवेग जागृत हो और जिसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब जो अनुचित संवेग आपके अंदर उठ रहे हो उन पर नियंत्रण करना ही संवेगों का प्रशिक्षण है। इसके तीन तरह से हम इन संवेगों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
ठीक है, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि संवेग जो होते हैं, पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि संवेगों को दबाया नहीं जा सकता। जितना ही आप संवेगों को दबाएँगे उतना ही वो डबल होके आपके बाहर से निकलेगा या आपको कोई मानसिक बीमारी हो जाएगी या आप मतलब संवेगों को दबाने का कोई ना कोई दुष्परिणाम अवश्य होता है, तो अनायास ही संवेगों को दबाया नहीं जा सकता। कुछ माध्यम है जिनके माध्यम से आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस वो प्रशिक्षण क्या है? पहला देखते हैं। पहला है मार्गांतरण जो मतलब प्रशिक्षण का जो संवेगों का मार्ग है उनका अंतरण कर देना, मतलब दूसरे रास्ते में उनको ले जाना। मीन्स संवेगों को उचित दिशा में मोड़ना। ठीक है, संवेग जो आपके अंदर संवेग जाग रहे हों और उस संवेग की आवश्यकता उस जगह नहीं है, तो उसमें क्या, उस अवस्था में क्या करना चाहिए? उनका मार्गांतरण कर देना चाहिए, मतलब उनको दूसरी दिशा में मोड़ देना चाहिए। आपके अंदर संवेग तो आ ही आ रहे हैं, लेकिन उसका प्रकटीकरण किस माध्यम से करना है? तो उनकी दिशा बदल देनी चाहिए, ठीक है? दिशा बदल देने से संवेगों पर कंट्रोल कर पाएँगे, आप मैनेज कर पाएँगे अच्छे तरीके से। किस तरह? जो मन है वो दूसरी स्थिति में लगाना। स्थिति में लगाना। ठीक है, जैसे आपको डर लग रहा है, घर में आप अकेले हैं और आप सोचते जा रहे हैं, यहाँ भूत भी आ सकता है, यहाँ सांप भी निकल सकता है, यहाँ ऐसी घटना हो सकती है, कोई अटैक कर सकता है, तो आपके अंदर भय के भाव अकेले रहने पे जागते ही जागते हैं। तो अपने संवेग, आपके जो भय के संवेग उत्पन्न हो रहे हैं, उनका मार्गांतरीकरण आप उस समय टीवी खोल लीजिए, आप कोई अपनी मनपसंद मूवी या गानों का चैनल देख सकते हैं, तो आपका मन जो है उस भय वाली दशा से उसकी दूसरी तरफ अंतरण हो जाएगा। और अगर अपनी मनपसंद के गाने आप सुन रहे हैं, मूवी देखने लग जाते हैं, तो आपके जो भय का वेग है उसका मार्ग बदल जाता है, ठीक है? तो इस तरह से आप मार्गांतरण करके अपने संवेगों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी विधि है शोधन। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें संवेगों के प्राकृतिक रूप में परिवर्तन। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं? संवेग का जो प्राकृतिक रूप होता है, जिस तरह से संवेग उत्पन्न हुआ है, उसके प्राकृतिक रूप में ही परिवर्तन कर देना होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर क्रोध जागा है, तो क्रोध जागने का कारण क्या है? उसका जो रूप है, उसमें ही परिवर्तन कर देना। जैसे व्यक्ति कोई बच्चा है, क्रोधित हुआ है, तो क्रोध के स्वरूप को खेल आदि में लगाकर। ठीक है, जैसे किसी बच्चे को किसी बात के लिए क्रोध आया है, कुछ वो हट कर रहा है, जिद कर रहा है और आप उसकी जिद पूरी नहीं कर रहे हैं, उस बच्चे के अंदर क्रोध का संवेग जाग गया, बहुत ज़्यादा वो क्रोधित हो गया। क्रोध की अवस्था में बच्चा बहुत कुछ करने लगता है, किसी का अपना संवेग वो सँभाल नहीं पा रहा है। तो उस अवस्था में क्या करेंगे? उसके मनपसंद का कोई खेल है, टीवी चैनल है, कार्टून है या स्टोरी है, उन सब चीज़ों में बच्चे को लगा सकते हैं, तो बच्चे का जो क्रोध का संवेग है, वो क्या होगा? वो उसका प्राकृतिक रूप बदल जाएगा और वो बच्चा उस जगह पर स्थिर ना रहकर जो आप उसको नई चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो वो नए चीज़ों को नए रूप में ले लेगा और उसके अंदर दूसरे प्रकार के संवेग जाग जाएँगे। तो उसका जो प्राकृतिक रूप है संवेग का, जैसे क्रोध का है, तो वो उस जगह से हट जाएगा, ठीक है? तीस तीसरा है रेचन।
ठीक है, रेचन क्या है? रेचन संवेगों की तीव्रता को कम करना। संवेगों की तीव्रता जब होती है तो उनकी तीव्रता को कम करना ही रेचन कहलाता है। रेचन के माध्यम से जो संवेग व्यक्ति के अंदर जागते हैं उनकी तीव्रता को वो कम कर सकता है। ठीक है, जैसे व्यक्ति के अंदर कोई व्यक्ति के अंदर मतलब आमोद का संवेग जागा, वो बहुत हंसता जा रहा है, हंसता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है, बंद नहीं कर रहा है, तो उसको मतलब किसी उस तरह का पात्र उसके सामने प्रस्तुत करके या टीवी में दिखाकर या आसपास के वातावरण में कोई ऐसा उदाहरण देखकर कि हाँ, अनायास हंसना या ज्यादा हंसते रह जाने से क्या लाभ होते हैं या क्या उससे हानियां हो सकती हैं, उससे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दिखाना तो लाभप्रद होता नहीं, हानिकारक होता है। या कोई बच्चा बहुत क्रोधी है, क्रोध के तो टीवी में क्रोधी पात्र को उसके जो परिणाम क्रोध के दुष्परिणाम है, दुष्परिणामों को दिखाकर उसके जो स्वभाव को मतलब उसकी तीव्रता है, उसको कम किया जा सकता है, ठीक है? तो वो उतनी मात्रा में अपने क्रोध को प्रकट नहीं करेगा या किसी चीज़ कोई भी संवेग उसके अंदर जागता है, तो उसकी अति नहीं करेगा, उसकी तीव्रता वो अपने आप में नियंत्रित रखेगा, मैनेज करना वो धीरे-धीरे कोशिश करेगा, फिर उसको मैनेज करना सीख जाएगा, ठीक है? तो ये संवेगों के कुछ प्रशिक्षण हैं जो आपको बताए, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स इसके बनाते चलिए, अपने जीवन में भी ये आप लागू कर सकते हैं क्योंकि संवेग सभी के अंदर जागते हैं। होपफुली आपको ये संवेगों की विशेषताएँ और उनका प्रशिक्षण दोनों पॉइंट जो मैंने समझाए हैं, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। किसी तरह का कोई डाउट्स है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।